नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले 2 दिनों से काफ़ी एक मुद्दा चर्चा में चल रहा है हमारे पड़ोसी देश में। वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का बहुत ज़्यादा माहौल है। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर लोगों को जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा क्या है, ऐसे मुद्दे क्यों पैदा होते हैं, ऐसे मुद्दों के पीछे क्या होता है। तो एक फेयर सी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। कुछ दिनों से जो हमारा पड़ोसी देश है, एक छोटा सा देश है, उसका नाम है नेपाल। और नेपाल में एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को नाम दिया है जैन जी आंदोलन या जैन जेड आंदोलन। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जैन जी या जैन जेड शब्द जो है ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो जो आधुनिक पीढ़ी है, लगभग लगभग माना जाता है कि 1995 के बाद, मतलब 1995 के बाद जो लोग जन्म हुए हैं, इनको जैन जेड कहा जाता है। जैन का मतलब होता है जेनरेशन। तो जेनरेशन जेड जो है वो कौन सी है, 1995 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको जैन जेड माना जाता है। तो मुख्यतः जो ये आंदोलन है, हम मान के चले ये जो आंदोलन है वो किन का है, युवाओं का। और नेपाल के जो युवा हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है और इस आंदोलन को नाम दिया गया है जैन जेड आंदोलन। हुआ क्या था, 5 सितंबर की बात है। 5 सितंबर को सरकार ने एक आदेश जारी किया और सरकार ने सोशल मीडिया के कुछ ऐप्स को बैन कर दिया कि जो कुछ ऐप्स हैं उनको हम बैन करते हैं। अब वो सरकार के अपने हितों के ऊपर था, कैसे किया था कैसे नहीं किया था उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। बेसिक बात यह है, ये कहा जा रहा है कि 5 सितंबर को जो बैन किए गए सोशल मीडिया पर ऐप्स, उनके खिलाफ में वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उनके खिलाफ में वहाँ मूवमेंट हुआ है। कल स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री का आवास था, वहाँ तक, जैसे कि कुछ दिन पहले श्रीलंका में हुई थी कि वहाँ राष्ट्रपति का जो आवास था उसको जला दिया था, उस पे जाके लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो ऐसी स्थिति कल हमें नेपाल में लगभग लगभग देखने को मिली कि वहाँ प्रधानमंत्री के आवास तक लोग पहुँच गए और पिछली जो प्रधानमंत्री थे उनकी पत्नी को जलाने तक की बात आ रही है कि उनको मार दिया गया, या फिर मतलब काफ़ी व्यापक रूप से हिंसक ये आंदोलन हो चुका है। और कल की और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो काफ़ी श्रीलंका जैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश जैसी भी स्थिति हो गई थी, शेख हसीना को वहाँ से भगा दिया गया था। तो कुछ कुछ ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यहाँ काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता हमें देखने को मिल रही है। हमें इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर इसमें ऐसा है क्या कि इसको पढ़ें हम। नेपाल की जब हम बात करते हैं तो 1950 के बाद से ही हमें यहाँ राजनीतिक अस्थिरता दिखती है। राजनीतिक अस्थिरता दिखती कैसे है, एक तो यहाँ राजतंत्र, एक है यहाँ लोकतंत्र, और एक है यहाँ पर साम्यवादी समर्थक। छोटा सा देश है पर विचारधारा बड़ी ही हावी है यहाँ पर। जैसे ही नेपाल आज़ाद हुआ था उसके तुरंत बाद यहाँ राजतंत्र था। जैसे ही यहाँ राजा बने, फिलहाल में भी जैसे एक राजा ज्ञानेंद्र हैं, तो राजा ज्ञानेंद्र फिलहाल में भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं, राजनीतिक रूप से वो आज भी एक्टिव रहते हैं। तो नेपाल इन तीनों के बीच में झूलता रहता है। बीच में राजतंत्र को हटा के लोकतंत्र स्थापित कर दिया, फिर दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो गया, और बीच में एक सबसे प्रभावी विचारधारा यहाँ आई जो चीन के माओवाद से समर्थक थी, वो थी साम्यवादी समर्थक। तो तीन जो मुख्य विचारधाराएं, इनके बीच में झूलता रहता है नेपाल। एक तरफ तो है राजतंत्र के समर्थक लोग, एक तरफ है यहाँ लोकतंत्र के समर्थक लोग, एक तरफ है यहाँ साम्यवाद के समर्थक लोग। तो जब इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता किसी देश में पैदा हो जाती है, आज लोकतंत्र के समर्थक आ जाएंगे, पीछे से राजतंत्र और साम्यवादी समर्थक जोर करेंगे। आज साम्यवाद के समर्थक आ जाएंगे, पीछे से लोकतंत्र और राजतंत्र के समर्थक लोग उनका पीछा करेंगे, उनमें कुछ ना कुछ अस्थिरता पैदा करने का काम करेंगे। तो आप मान के चलो कि ये पॉलिटिकली बिल्कुल अनस्टेबल कंट्री है, और आज से नहीं है, ये बहुत दिनों से पॉलिटिकली अनस्टेबल है। और कोई देश अगर पॉलिटिकली अनस्टेबल होता है ना, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी हम बात करें, वो भी राजनीतिक रूप से अस्थिर है। वहाँ
एक बार लोकतंत्र आता है, उसके तुरंत बाद वहाँ पे सेना का शासन आ जाता है। ऐसे ही से पूरी तरह जब अनस्टेबल होता है तो वहाँ कैसी समस्या पैदा होती हैं, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ जो बेसिक समस्या हैं वो बहुत सारी पैदा हो जाती हैं जब पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होती है। किसी भी देश के विकास के लिए राजनीतिक रूप से स्थिरता एक बहुत प्राइमरी चीज़ है कि राजनीतिक रूप से स्थिरता तो होनी ही चाहिए। अगर राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं है तो वहाँ ऐसी समस्याएं पैदा होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि नेपाल में बेसिक्स मूल में समस्या क्या है। मूल में समस्या है राजनीतिक रूप से अस्थिरता, और किन के बीच में झूल रहा है, राजतंत्र के, लोकतंत्र के, साम्यवाद के समर्थन में। और आगे हम देखें यहाँ समस्या है क्या। जैसे ही 1950 में नेपाल आज़ाद हुआ तो यहाँ पे राजा थे, वो राजाओं का शासन था, तो राजतंत्र यहाँ स्थापित हुआ। और 1990 के दशक में यहाँ क्या हुआ, 1990 के दशक में यहाँ कम्युनिस्टों का उदय हो गया और यहाँ एक पार्टी बन गई, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनियनिस्ट नेपाल, CPUN। और CPUN जो थी ये थी माओवादी के। जो चीन में जो माओ था, जब चीन में जब क्रांति हुई थी 1949 में, तो चीन के नेता थे वो थे माओ। और माओ का क्या था, वो साम्यवाद को समर्थन करते थे पूरी तरह, और जनवादी साम्यवाद को समर्थन करते थे, मतलब पीपल सेंट्रिक कम्युनिज्म को समर्थन करते थे माओ। और माओ की जो विचारधारा थी उसमें श्रमिकों का, मजदूरों का, इनका ध्यान रखकर एक व्यक्तियों को कम अधिकार प्रदान कर एक राज्य केंद्रित शासन चलाया जाता था। तो ऐसा ही शासन यहाँ नेपाल में लाने के लिए ये पार्टी बन गई CPUN, और ये बनी 1990 के दशक में। और जब ये बनी तो इसके बाद बहुत ज़्यादा लोग जुड़े। ये साम्यवादी जो विचारधारा होती है, इसकी एक खासियत है, ये लोगों को प्रभावित करने वाली विचारधारा है। ये अपनी तरफ खींचती है क्योंकि इसके जो एजेंडा होते हैं वो व्यक्तियों के हित में होते हैं, आम जनता के, श्रमिकों के, मजदूरों के, इनके हित में ये विचारधारा का काम करती है जो कम्युनिस्ट विचारधारा है। तो लोग इससे खूब ज़्यादा जुड़े, खूब जुड़े। 2006 में क्या हुआ, इन कम्युनिस्टों में भी आपस में विभाजन हो गया, इसमें आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद इनमें विभाजन हो गया। तो एक तो बनी CPUN माओवादी और एक बन गई CPUN ML। सेम वही कहानी हुई है जो भारत में हुई थी। भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI की स्थापना हुई थी, और 1964 में वो CPI जो थी वो CPI और CPI मार्क्सिस्ट उसमें बट गई, और उसके बाद भी CPI-M भी दो में बट गई। एक तो CPI मार्क्सिस्ट रहे, एक CPI मार्क्सवादी लेनिनवादी रहे। तो ये तो थी CPUN माओ, और एक थी ML का मतलब है मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो ये दो में बट गई। तो जो थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का प्रयास ये CPUN-M कर रही थी वो भी बट गई 2006 में। इनमें भी आपस में विवाद हो गया, और इनमें विवाद ऐसा हुआ कि ये आपस में ही लड़ने लग गए कि मार्क्सवादी लेनिनवादी तो अपनी एजेंडा का पक्ष ले रहे हैं और माओवादी जो हैं वो अपने एजेंडा का पक्ष ले रहे हैं। तो साम्यवादियों के भी दो धड़े 2006 में नेपाल में हो गए। और नेपाल में एक समस्या क्या है, छोटा सा देश है पर ज़्यादातर जो सरकारें बनती हैं वो बनती हैं या गठबंधन की सरकार है। जैसे कि 1990 में जब राजतंत्र को ख़त्म हुआ था तो राजतंत्र के बाद में यहाँ एक गठबंधन बना और 7 दलों का गठबंधन बना। वो भी काफ़ी फेमस है कि 7 दलों का गठबंधन किस देश को लिए फेमस है, सप्तदलीय गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है, वो नेपाल से संबंधित है। 7 दलों ने आपस में मिलके एक सरकार बनाई थी राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए 1990 के दशक में, और जब जाके वहाँ राजतंत्र को ख़त्म किया। उसके बाद में भी यहाँ राजनीतिक अस्थिरता रही। 2008 में यहाँ दोबारा से लोकतंत्र स्थापित कर दिया। 2015 में यहाँ एक नया संविधान भी बना दिया कि नेपाल का हम संविधान बना रहे हैं। पर कहीं ना कहीं चाहे ये काम हो रहे थे, पर एक चीज़ नेपाल में हमेशा से है, वो है राजनीतिक अस्थिरता। यहाँ पॉलिटिकल रूप से स्टेबल मामला है नहीं, और वही जो अनस्टेबिलिटी है, वही अस्थिरता है, नेपाल को आज इस जगह पे लेके आ गई कि आज वहाँ प्रधानमंत्री आवास में आग लग रही है, वहाँ इतना
भयंकर आंदोलन हो रहा है कि बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमारा पड़ोसी देश है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि हम पे भी प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। हम मीडिया में, हम बाहर कुछ नामों को सुन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपको उन नामों के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये नाम आखिर हैं कौन। तो उन कुछ नामों की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। जैसे कि एक नाम है, वो है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो है, ये CPUN जो हमने 2006 में बताई थी, उसकी मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता हैं। कौन सी पार्टी के हैं? मार्क्सवादी लेनिनवादी। और ये वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और इनके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट किया गया है, केपी शर्मा ओली के खिलाफ में, क्योंकि यही प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सोशल मीडिया बैन का आदेश निकाला था। दूसरे एक नाम है पुष्प कुमार दहल। इनको नेपाल की राजनीति में एक नाम से जानते हैं, वो नाम है प्रचंड। नेपाल में इनको जाना जाता है प्रचंड के नाम से। ये CPUN माओ के हैं, माओवादी जो पार्टी है उसके नेता हैं। एक हैं गगन कुमार थापा। गगन कुमार थापा भी बहुत बड़े नेता हैं। और ये वहाँ एक पार्टी चलती है नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस के नेता हैं। एक जो नेता हैं वो हैं शेर बहादुर देउवा, ये नेपाली कांग्रेस के नेता हैं। और ये इस प्रोटेस्ट में खूब खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले ये उप प्रधानमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं और नेपाली कांग्रेस से अब फिलहाल में ये मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। शेर बहादुर देउवा, इस नाम को भी आप याद रखें। एक है रवि लामिछाने, इसका नाम हम काफ़ी सुन रहे हैं। एक वहाँ पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और ये रवि लामिछाने जो हैं ये राष्ट्रपति हैं। और ये फिलहाल में प्रधानमंत्री के नाम के लिए सामने आ रहे हैं। एक नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है पिछले एक दो दिन से, और वो सामने आया है बालेन शाह, या इसका पूरा नाम है बालेंद्र शाह। और बालेंद्र शाह जो हैं ये स्वतंत्र कैंडिडेट हैं, और फिलहाल में ये काठमांडू जो जगह है उस काठमांडू के मेयर हैं। बताया जाता है कि ये पहले रैपर रहे हैं, रैपर का मतलब गाने वाले रहे हैं। और 2022 में इनका नाम सामने आया था। 2022 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, और 2022 के आंदोलन से जो भ्रष्टाचार और नेपाल में जो बढ़ती महंगाई थी, इन सब चीज़ों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। और आंदोलन में ये काफ़ी आगे चल के सामने आए। ये ज़्यादा सामने जब आए कि बालेन शाह की जो ऑफिस थी, ये अपनी ऑफिस में एक एकीकृत नेपाल का नक्शा लगाते हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में बता रखा था कि जो ये एकीकृत नेपाल का जो नक्शा लगाते हैं, उसमें भारत की तरफ से हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और इन देशों, ये जो स्टेट हैं दो तीन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, शायद ये 3 स्टेट थे। एक रिपोर्ट में देख रहा था मैं कि एकीकृत नेपाल के नक्शे में बालेन शाह इनको नेपाल में दिखाते हैं। और राष्ट्रवादी भावनाएं जो हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं कि उनकी तरफ लोग ज़्यादा झुकाव रखते हैं। तो बालेन शाह की तरफ ज़्यादा झुकाव रखने का कारण एकीकृत नेपाल का नक्शा भी था। और इस नक्शे के बाद में बालेन शाह बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। और बालेन शाह फिलहाल में बता रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री के रूप में, चूँकि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, तो बालेन शाह को बताया जा रहा है कि नए प्रधानमंत्री के रूप में हम सामने दे सकते हैं। एक जो मुख्य बिंदु है नेपाल के बीच में, एक जो मुख्य चीज़ है नेपाल के मैटर में, एक ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक कहावत चलती है कि यहाँ जो छोटे देश हैं या छोटे जो शक्तियाँ हैं वो महाशक्तियों के बीच में बसती रहती हैं। जैसे कि एक थ्योरी चलती है, उसको कहते हैं हम बैड वैगन थ्योरी। और बैड वैगन थ्योरी क्या कहती है कि जो बड़ी शक्तियाँ हैं वो इतनी हावी हो जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि छोटी जो देश हैं उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ दब जाते हैं। और यही स्थिति नेपाल के साथ में, चूँकि नेपाल में है साम्यवादी दल, तो निश्चित सी बात है कि जहाँ भी साम्यवादी दल होगा वो सीधा सीधा उसका समर्थन होगा चीन को। चूँकि 2 बड़े देश हैं साम्यवादी, एक तो रूस है, एक चीन है। तो यहाँ जो कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो CPI माओवादी हों, CPUN माओवादी हों, चाहे CPUN वो मार्क्सवादी लेनिनवादी हों, वो समर्थन करेंगे चाइना को। जैसे कि केपी शर्मा ओली कुछ दिन पहले एक चीन में परेड हुई थी, वहाँ बड़े अच्छे संबंध उसके बताए जा रहे थे। तो ये चीज़ें लगातार रूप से चलती रहती हैं, और इनको काउंटर करने के लिए सीधी सी बात है लोकतांत्रिक सरकारें आएंगी,
और लोकतांत्रिक सरकारों में समर्थन होगा यूएसए का। तो बड़ी जो महाशक्तियाँ होती हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं ये देश पिसते रहते हैं, और ये भी एक रीज़न होता है कि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं अस्थिरता का ये भी एक कारण है कि वो बड़ी महाशक्तियाँ वहाँ हैं। एक है, छोटे देश हों चाहे छोटे प्रदेश हों, बहुत प्रबल रूप से होती हैं वहाँ राष्ट्रवादी भावनाएं। और जब एक छोटा देश बड़ी दो शक्तियों के बीच में होता है ना, तो वहाँ राष्ट्रवादी भावनाएं और भी ज़्यादा प्रबल होती हैं। जैसे यहाँ मुद्दे चलते हैं एकीकृत नेपाल के। ऐसा कई बार हो चुका है लास्ट में कि नेपाल ने एक नक्शा जारी किया हो और उस नक्शे में भारत के क्षेत्रों पर दावा कर दिया हो कि ये क्षेत्र जो हैं वो भारत में हैं, परंतु ये क्षेत्र हमारे हैं। जैसे कि एक नाम चर्चा में आ रहा है वो बालेन शाह। बालेन शाह भी अपनी ऑफिस में जो नक्शा रखते हैं उसमें भी भारत के 3 राज्यों को वो नेपाल का हिस्सा बता रहे हैं। तो ऐसी भावनाएं भी कहीं ना कहीं उकसाने का काम करती हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा जो रीज़न तो है वो तो राजनीतिक अस्थिरता है ही। राजनीतिक अस्थिरता तो वहाँ सबसे बड़ा रीज़न है। महाशक्तियों के बीच पिसना भी एक रीज़न है, और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि वहाँ जो राष्ट्रवादी भावना है, राष्ट्रवादी भावना भी वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से पनप रही है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे केपी शर्मा ओली ने भी कई बार ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत ने ये क्षेत्र हमारे ऊपर कब्जे कर रखे हैं। चूँकि हमारा पड़ोसी देश है, हमें पता होना चाहिए कि इस आंदोलन का हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है, क्या असर नहीं हो सकता। तो अब हम देखेंगे कि हमारे ऊपर आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या प्रभाव इसका नहीं पड़ सकता। हमने देखा था कुछ नेताओं के बारे में जो नेपाल से संबंधित थे। एक जो स्थिति है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है वो हमारा पड़ोसी देश है, और ऐसा पड़ोसी देश है कि वो हमारे और चीन के बीच में एक बफर स्टेट का कार्य करता है। बफर स्टेट का मतलब होता है कि एक छोटा सा प्रदेश जो बड़ी महाशक्तियों के बीच में हो, और उस क्षेत्र की वजह से हमारे युद्ध होने की संभावना बहुत कम हो जाती है भारत और चीन की। तो बफर स्टेट की अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है, और हम इसी कारण से विभिन्न क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में हम नेपाल के साथ सहयोग करते हैं। चाहे वो शिक्षा का सहयोग हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो पर्यटन हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम नेपाल का सहयोग करते हैं। और ऐसे भी देश हैं भारत और नेपाल तो जहाँ रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है हमारा और नेपाल का। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सहयोगी देश है हमारा नेपाल, और बहुत अच्छे से हम एक छोटे भाई की तरह, जैसे कि हमारी विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में हम नेपाल, भूटान ऐसे देशों को बहुत ज़्यादा सहयोग करने की बात करते हैं। चाहे गुजरात डॉक्ट्रिन हो, चाहे मोदी के फिलहाल में, और फिर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी नेपाल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म का यहाँ बहुत ज़्यादा, चूँकि जब बृहत्तर भारत था तो ये नेपाल, भूटान और ये सारे देश हमारे बृहत्तर भारत के हिस्सा थे। तो बौद्ध धर्म का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचार है। जैसे कि हमारे यहाँ से हम राजस्थान की बात करें तो एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चलती है। तो इस तीर्थ यात्रा योजना से जो हवाई जहाज़ से यात्रा होती है, वहाँ एक पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू में, वहाँ तक लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जाता है। तो हमारे और नेपाल के संबंध तो बिल्कुल रोटी बेटी के हैं, बिल्कुल बहुत क्लोज रिलेशन है हमारे और नेपाल के। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे देश में कोई अनस्टेबिलिटी पैदा होती है या फिर कुछ ऐसे आंदोलन होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और हम इस जगह पे तटस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि 1950 में हमने नेपाल से एक संधि कर रखी है, और वो है शांति, सुरक्षा व मैत्री संधि। नेपाल जैसे देश की हम सुरक्षा की भी गारंटी लेते हैं, और हम हर तरीके से नेपाल के साथ खड़े होने वाले देश हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में था। मैंने सोचा इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाई जाए और आप सब लोगों को एक क्लियर, निष्पक्ष रूप से एक एनालिसिस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं एक टेलीग्राम चैनल चलाता हूं, पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाय गौरव फौजदार।
उस चैनल से आप जुड़ें। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको सभी कंटेंट मैं वहाँ पर उपलब्ध कराता हूँ, वो आप देखें। और उसके अलावा अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप अपने दोस्तों को, परिचितों को इस यूट्यूब चैनल की सलाह दें। मैं ऑथेंटिक रूप से ज़्यादा चीज़ें आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।